नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा पदोन्नति में सरकार द्वारा जो आरक्षण दिया जाता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को, यानी SC ST का प्रमोशन में रिजर्वेशन है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये टॉपिक अभी न्यूज़ में आया है फिर से, क्योंकि कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा सरकार को कि आप पदोन्नति जारी रखें, प्रमोशन नॉर्मली जारी रखें इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, यानी पिछला जो भी कानून है उसके अनुसार आप पदोन्नति को जारी रखिए। तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग सा स्टेटमेंट था, तो इसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे कि पिछले 25 सालों में प्रमोशंस में जो रिजर्वेशन है उस व्यवस्था में क्या क्या बदलाव आया है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कोर्ट केसेस हैं, अमेंडमेंट्स हैं, इन सभी को जानेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस की अपडेट्स चाहते हैं या फिर मेरे लेक्चर्स के PDF चाहते हैं और उसके साथ साथ ही अगर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्व रखते हैं, उनको फॉलो करने के लिए आप मेरे पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं facebook.com/महिपाल सिंह राठौड़। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सरकार अपने प्रमोशन को जारी रखे, क्योंकि सरकार में प्रमोशन सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरियों में काफ़ी समय से रुके हुए हैं, काफ़ी डिपार्टमेंट्स में दिक्कतें आ रही है क्योंकि पॉलिसी क्लियर नहीं है। तो सरकार ने इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, यानी जो भी कानून है उसके अनुसार आप पदोन्नति को जारी रखें, क्योंकि अभी भी कुछ मामले लंबित हैं। ठीक है, ये जो प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला है अभी भी ये कोर्ट में चल रहा है। तो कोर्ट ने कहा कि जब तक फाइनल निर्णय नहीं आ जाता तब तक जो पिछला निर्णय है उसके अनुसार आप जारी रखिए। ये नहीं कहा पिछला निर्णय, ये कहा इन अकॉर्डेंस विद लॉ, इसे डिफाइन नहीं किया। अब इसका मतलब क्या था? तो देखो, सुप्रीम कोर्ट रेफर कर रहा था पिछले बड़े जजमेंट को। तो M नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 में आखिरी केस था जिसके अंदर प्रमोशन से रिलेटेड जो बात थी, रिजर्वेशन की जो बात थी प्रमोशन में, उसके बारे में कोई जजमेंट आया था। तो इसे जानेंगे कि आखिर इस केस तक मामला कैसे पहुंचा। दोस्तों, स्टडी आईक्यू ने अपने पेनड्राइव और एंड्रॉयड कोर्सेज विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लॉन्च किए हुए हैं, जिनसे आप घर बैठे SSC, UPSC, नाबार्ड, RBI, डिफेंस एग्जाम्स, इन सभी की तैयारी कर सकते हैं। आपको सारी जानकारी हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। FAQ सेक्शन में एक एक डिटेल आपको मिल जाएगी, कैसे कोर्सेज काम करते हैं, कैसे आपको इन्हें ऑर्डर करना है। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा हमारे संविधान से। आर्टिकल नंबर 16 हमारे संविधान का वो बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी सरकार द्वारा जो नियुक्तियां दी जाती है, जो भी सरकार नौकरी देती है, उसमें सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, यानी सभी को एक इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। यानी कि हर नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ उसका कुछ भी हो, कहीं का भी निवासी हो, उसके खिलाफ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी को बराबर ट्रीट करेगी सरकार, सभी को बराबर देखेगी अपनी नज़रों में जब आप सरकार से नौकरी के लिए कोई भी सरकारी नौकरी है उसके लिए जाते हैं। तो लेकिन ये तो दिया हुआ है आर्टिकल 16 क्लॉज 1 और 2 में, लेकिन इसी के बाद इसी आर्टिकल का क्लॉज नंबर 3 और 4 साफ तौर पर कहता है कि आर्टिकल 16 में जो बातें कही गई हैं वो संसद को ऐसे कानून बनाने से नहीं रोकती जो पिछड़े वर्गों को आगे लाने का काम करे। ये बिल्कुल साफ तौर पे लिखा गया है। नोटिंग नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स विच इन द ओपिनियन ऑफ स्टेट। ये बहुत जरूरी सेंटेंस है, इसके लिए मैंने इसको लाल रंग से हाईलाइट किया है, इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विसेज। यानी अगर सरकार को लगता है कि कोई भी समाज का तबका नौकरियों में उसे हिस्सेदारी नहीं मिली है जितनी उसकी आबादी है उस अनुसार, तो उसके लिए स्पेशल प्रावधान बनाए जा सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विसेज। ये मैं आपको आगे समझ में आएगा कि ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, कि सरकारी नौकरियों में समाज में जो हिस्सा है परसेंटेज का, किसी भी कास्ट का, किसी भी ग्रुप का, उसके अनुसार अगर उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो फिर सरकार ऐसे कानून बना सकती है, ऐसे प्रावधान बना सकती है। तो देखो, अब सबसे बड़ा जो मेजर केस है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है इंदिरा साहनी केस, 1992 में हुआ था। ठीक है, मंडल आयोग के बाद ये केस आया था जब मंडल आयोग की सिफारिशें मान ली गई थी। तो इस केस में प्रमोशन से रिलेटेड क्या बात कही गई थी, मैं यहाँ पे सिर्फ वो बता रहा हूँ। ठीक है, पूरा केस डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। प्रमोशन से रिलेटेड इंदिरा साहनी केस में ये जजमेंट दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC और ST के लिए रिजर्वेशन पदोन्नति में केवल 5 साल के लिए लागू रहेगा, यानी 1995 तक ये रहना था। 91 से 95 का टाइम पीरियड बताया गया कि 96 से ये बंद हो जाएगा। ठीक है, ये इंदिरा साहनी केस में कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो सरकार ने 1996 आने से पहले ही संविधान में संशोधन किया, 77वां संविधान संशोधन अधिनियम पास किया गया और इसके तहत एक स्पेशल क्लॉज डाला आर्टिकल 16 में। अब इसका ये एक्स्ट्रा क्लॉज है आर्टिकल 16 क्लॉज 4A।
तो इसमें ये कहा गया कि एससीज और एसटीज को प्रमोशन दिया जा सकता है, रिजर्वेशन दिया जा सकता है प्रमोशन में। ये एक स्पेशल पॉइंट ऐड किया गया, ठीक है, आर्टिकल 16 में। किसके तहत? 77th अमेंडमेंट के तहत। क्यों दिया गया? क्योंकि इंदिरा साहनी ने केवल 5 साल का समय दिया था प्रमोशंस के लिए, उसके बाद प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होना था। फिर उसके बाद क्या होता है, 81st अमेंडमेंट लेकर आई सरकार। इसका क्या काम था कि जितनी भी बैकलॉग वैकेंसी है, बैकलॉग वैकेंसी का ये मतलब है, सोचो 100 वैकेंसी आई, अब इसमें ओबीसी रिजर्वेशन है 27, लेकिन इस वाले भर्ती में सोचो ये 2018 की भर्ती है, ठीक है, कोई भी एग्जाम समझ लो आप, आईएएस समझ लो, अगर 100 में से 27 भर्ती ओबीसी कैटेगरी से होनी थी, लेकिन इस साल 2018 में केवल 20 पद ओबीसी से भर पाए, तो 7 जो हैं ये अगले साल कैरी ओवर हो जाएंगे, ये बैकलॉग वैकेंसी कहलाएगी। तो अगले साल 100 में से 27 + 7 यानी कि कुल मिलाकर 34 पद ओबीसी के कैटेगरी के भरे जाएंगे अगले साल, नेक्स्ट ईयर 2019 में। तो ये होता है बैकलॉग। तो बैकलॉग वैकेंसी जो है, ऐसा कानून आया था बीच में कि 50% से ज़्यादा इनमें नहीं होना चाहिए, यानी ये 34 हुआ ना, तो अब ये 34 जो है, अगर इसमें आप SC ST रिजर्वेशन कर लोगे तो ये 50 से ऊपर चला जाएगा। तो इसके कारण सरकार बैकलॉग पद भर नहीं पा रही थी। तो 81st अमेंडमेंट लाया गया जिससे ये 50% की सीलिंग हटा दी गई। तो अब चाहे टोटल वैकेंसी में 60% भी आ जाए बैकलॉग मिला के, तो वो अलाउड है। फिर उसके बाद 82वां संशोधन लेकर आई सरकार, और इसके तहत राज्यों को ये अनुमति दी गई, स्टेट्स को ये अनुमति दी गई कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। पहले सब बात किस चीज़ के लिए हो रही थी? केंद्र सरकार की नौकरियों के बारे में। अब इस संशोधन के बाद राज्य सरकार की जो नौकरियां हैं उनमें भी पदोन्नति में आरक्षण लागू किया जा सकता था, ठीक है, ये राज्यों पे छोड़ दिया गया, लेकिन उन्हें अधिकार दे दिए कि आप चाहो तो दे सकते हो। तो इसके बाद कई राज्यों ने SC ST को प्रमोशन में रिजर्वेशन देने की प्रक्रिया शुरू करी। फिर एक और अमेंडमेंट लाया गया, 85th अमेंडमेंट, और इस संशोधन में कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी का प्रावधान किया गया SC ST कैंडिडेट के लिए, जब उन्हें प्रमोशन में आरक्षण दिया जाता है। तो ये सारे जो अमेंडमेंट थे, इन्हें फाइनली चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और वो केस था M नागराज एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। तो ये सारे जो संशोधन हैं, ये सारे चैलेंज किए गए इस केस में, और ये कहा गया कि इन सभी अमेंडमेंट्स ने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बदल दिया है, जो संविधान की मूल भावना है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये बात कही गई इसमें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी अमेंडमेंट्स को सही माना। सुप्रीम कोर्ट ने इन अमेंडमेंट्स को अपहेल्ड किया, यानी कि अमेंडमेंट्स हटाए नहीं गए, रखे गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी या फिर कुछ बातें कही कि इन बातों के अनुसार ही आप प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकते हो। वो क्या था कि अगर राज्य को लगता है कि कंपेलिंग रीजन है, यानी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है रिजर्वेशन देने की प्रमोशन में, तभी रिजर्वेशन दे सकते हो। और किन बेसिस पे दोगे आप, क्या वो बातें हैं जिनके बेसिस पे आप आरक्षण दे सकते हो? तो वो है पिछड़ापन, सबसे पहला बैकवर्डनेस, पिछड़ापन है, यानी कोई समाज है वो बहुत पिछड़ा हुआ है। फिर दूसरा है इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी सरकारी नौकरियों में उनकी तादाद बहुत कम है। तीसरा है ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, सरकार को यह भी देखना है कि प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से चल सके, एफिशिएंसी पे असर नहीं आना चाहिए अगर प्रमोशन दिए जाते हैं और प्रमोशन में रिजर्वेशन रखा जाता है। तो अगर कोई भी राज्य सरकार प्रमोशन में रिजर्वेशन पॉलिसी लाना चाहती है तो उसे साबित करना होगा कि ये तीनों क्राइटेरिया पूरे हो रहे हैं, और उसके लिए उसे डेटा प्रस्तुत करना होगा। क्वांटिफाइबल डेटा की बात कही गई, यानी आप रिसर्च करो, अपने सरकारी कर्मचारी हैं उनका सर्वे करो, पता करो किसका कितना परसेंटेज है नौकरियों में, और वो डेटा आपको प्रस्तुत करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपकी मर्जी है और आप किसी को भी प्रमोशन में रिजर्वेशन दे दो। तो ये बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा नागराज वाले केस में। और कोर्ट ने यह भी कहा कि ये सभी जो प्रावधान है ये एनेबलिंग प्रोविजन है, यानी ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया तो आपको देना ही है रिजर्वेशन। आपके पास ताकत है कि आप चाहो तो दे सकते हो। किसको? राज्य सरकार को ये कहा गया, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को। लेकिन इस केस के बाद क्या होता है, राज्य सरकारों ने तो आरक्षण देना शुरू कर दिया पदोन्नति में, लेकिन हर जगह वो चैलेंज हुआ अपने अपने हाईकोर्ट में, अपने अपने राज्यों के हाईकोर्ट में। और कई हाईकोर्ट्स ने अपने उस राज्य में, स्पेसिफिक राज्य में, रिजर्वेशन इन प्रमोशन को कैंसिल कर दिया, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला कि नागराज, जो सुप्रीम कोर्ट वाला जो निर्णय है उसको उन्होंने माना कि नागराज के निर्णय के अनुसार ये गलत है, क्योंकि क्वांटिफाइबल डेटा शो नहीं किया गया, या फिर इन तीन में से कोई एक बात सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। तो इस बेसिस पर कई राज्य सरकारों के जो रिजर्वेशन थे वो स्ट्राइक डाउन कर दिए गए हाई कोर्ट्स द्वारा। तो अब होता ये है कि अब ये जो सब सरकारें हैं ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं, और अब ये अभी भी जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में, अब इसका फाइनल डिसीजन अब आएगा। अब हम आते हैं भारत की जो डेटा है, भारत का जो सेंसस डेटा है, उसमें दलित यानी कि SC पॉपुलेशन और
आदिवासी या जनजाति ट्राइबल पॉपुलेशन का कितना हिस्सा है। तो 2011 का सेंसस कहता है कि भारत में दलित आबादी 16.6% है, यानी लगभग 17%, और आदिवासी या ट्राइबल या जनजाति आबादी है लगभग 9%, 9% से कम है 8.6, ये प्रतिशत है दोनों वर्गों का भारत की पूरी आबादी में। लेकिन अब जो सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस हुआ था 2011 के सेंसस के साथ, इसे SECC भी कहते हैं, इसका डेटा ये बताता है कि आबादी के अनुसार इनका सरकारी नौकरियों में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यानी काफ़ी कम रिप्रेजेंटेशन है। जैसे देखो, पूरे देश में 2 करोड़, लगभग 2 करोड़ शेड्यूल्ड ट्राइब हाउस होल्ड है, यानी घर हैं, जो 2 करोड़ घर हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, उनमें केवल 8.5 लाख ऐसे घर हैं, यानी केवल 4.37%, लगभग 4.5% घर ऐसे हैं जिनमें कोई ना कोई सरकारी नौकरी में है। और अगर आप SC पॉपुलेशन में देखते हो तो ये आंकड़ा केवल 4% है, 4 से भी नीचे है, यानी 3.5 करोड़ में लगभग 13 लाख घर ऐसे हैं जहाँ पे सरकारी नौकरी में कोई घर का कोई भी आदमी या औरत है। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी लो रिप्रेजेंटेशन है। आबादी के अनुपात के अनुसार सरकारी नौकरियों में बिल्कुल भी नज़र नहीं आते हैं शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के कर्मचारी। अब इस टेबल में मैं आपको दिखाता हूं कि जो केंद्र सरकार की नौकरियां हैं, लगभग 30 लाख लोग केंद्र सरकार के यहाँ नौकरी में इस वक्त कार्यरत हैं, 2015 का डेटा है, उसमें शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब का परसेंटेज कितना है। तो देखो, शेड्यूल्ड कास्ट को 15% रिजर्वेशन मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरियों में, शेड्यूल्ड ट्राइब को 7.5%, OBC को 27%, लेकिन OBC 27% की बजाय केवल नौकरियों में 17.7% है। और ये संख्या कम होने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि OBC रिजर्वेशन 93-94 से शुरू हुआ है, तो लगभग 24-25 साल हुए हैं, तो इसीलिए अभी धीरे धीरे उसे समय लग रहा है पूरा होने में। SC/ST रिजर्वेशन आज़ादी के बाद से लागू हैं, 70 साल हो चुके हैं, तो आप यहाँ पे तो ये देखेंगे कि ये प्रतिशत ज़्यादा है, 15 से भी ज़्यादा है, 17.6, 7.7, लेकिन ये जो संख्या है ये मेनली ग्रुप C और ग्रुप D की जॉब्स के कारण इतनी ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि ग्रुप C और ग्रुप D यानी जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं या फिर सफाई कर्मचारी हैं, उनमें दलित कर्मचारियों का जो प्रतिशत है वो सबसे ज़्यादा है, उसके कारण ये ओवरऑल नंबर पूरा ज़्यादा हो जाता है। अगर आप ग्रुप A और ग्रुप B में देखते हैं तो ये संख्या बहुत ही कम है। बात यह है कि कुल मिलाकर एंट्री तो हो रही है, यानी SC, ST और OBC तीनों वर्गों की सरकारी नौकरियों में एंट्री तो ज़रूर हो रही है, लेकिन ऊपर प्रमोशन नहीं हो रहे हैं। इसका कारण ये बताया जा रहा है कि सिस्टम में इनके खिलाफ भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, प्रमोशन में दूसरों को तवज्जो दी जा रही है, यानी जो जनरल कैटेगरी है। तो वैसे आप देखेंगे कि कुल मिला के जो पोस्ट हैं वो 50% के आसपास भरी जानी चाहिए 3 कैटेगरी से, लेकिन 43% है। तो पहली बात तो 7% अभी नौकरियों में भी कमी है, 7% नौकरी अनरिजर्व वर्ग के पास है, नॉन रिजर्व लोगों के पास है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये अभी है। और उसमें सबसे बड़ा योगदान OBC कैटेगरी का है, क्योंकि OBC रिजर्वेशन अभी पूरी तरह से 27 तक नहीं पहुंचे हैं। अब जो ग्रेड A और ग्रेड B यानी ग्रुप A ग्रुप B नौकरियां जिन्हें हम कहते हैं, जैसे हायर पोस्ट हो गई, IAS, IPS, इंस्पेक्टर्स, बेसिकली CGL या फिर UPSC की जो नौकरियों से जो जॉब्स मिलती हैं, अगर आप उनमें देखें तो जनरल कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा है, 70% और लगभग 67% के आसपास रिप्रेजेंटेशन है। तो आप कह सकते हैं कि लगभग 70% नौकरियां जनरल कैटेगरी के पास हैं, और होनी कितनी चाहिए? होनी चाहिए 50%। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा है जनरल कैटेगरी का, और SC, ST और OBC तीनों वर्गों का काफ़ी कम है, और ओवरऑल इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है ग्रुप C और ग्रुप D वाले ग्रुप के अंदर, क्योंकि यहाँ पे यानी जो एंट्री लेवल जॉब्स हैं यहाँ पे एंट्री ज़रूर मिल रही है, लेकिन अभी भी प्रमोशन नहीं हो रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और इसी को लेकर प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात आती है इन्हीं डेटा के कारण। और ये तो अभी का डेटा है, जब ये कोर्ट के निर्णय आए थे इंदिरा साहनी केस, तब तो स्थिति इससे भी बुरी थी। ठीक है, ये तो अभी लेटेस्ट डेटा है, सब 2015, 2012, 13-14 का डेटा है ये। अब आ जाओ रिप्रेजेंटेशन इन टॉप लेवल ब्यूरोक्रेसी पे, यानी जो सबसे उच्च पद हैं देश में, सबसे जो उच्च पद हैं ब्यूरोक्रेसी में, नौकरशाही में, वो कौन से होते हैं? सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स के। सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर होते हैं सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर, यानी एक IAS ऑफिसर अपने करियर में हाईएस्ट रैंक जो है वो शायद सेक्रेटरी की ही पहुंचता है। ठीक है, वैसे देखो कैबिनेट सेक्रेटरी और उन सबको छोड़ दो, पर एक सेक्रेटरी जो है 81 सेक्रेटरी लेवल पोजीशन होती है केंद्र सरकार में। तो उनमें अगर हम देखें, ये 2018 का डेटा है, जनवरी 2018 में RTI द्वारा पता किया गया। तो अभी केवल 2 ऐसे सेक्रेटरी ऑफिसर्स हैं जो शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते हैं, और केवल 3 हैं जो शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करते हैं। तो आप देख रहे हैं 5 अफसर हैं 81 में से। होने कितने चाहिए? ज़्यादा होने चाहिए ना। यहाँ पे कितने होने चाहिए? 15%, यहाँ पे 7.5%, लेकिन बहुत ही संख्या कम है। और अगर आप सेक्रेटरी से थोड़ा नीचे आ जाओ, यानी जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स देखो, तो लगभग 280 या 300 ऑफिसर्स होते हैं जो जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबाव है, यानी देश में जो 300 सबसे
जो सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर्स हैं उनमें एससी प्लस एसटी का जो टोटल परसेंटेज है वो केवल 9% है। होना कितना चाहिए? 22 होना चाहिए ना, 22.5 होना चाहिए। 22.5 की जगह वो 9% है, और ओबीसी जहाँ 27% होना चाहिए वो केवल 3% है। और इसका भी कारण यही है कि अभी मंडल आयोग की जो सिफारिश लागू हुई, ओबीसी रिजर्वेशन दिया गया, उसके बाद अभी प्रमोशंस ये धीरे धीरे ये बढ़ेगा क्योंकि प्रमोशंस अब हो रहे हैं। लेकिन एससी एसटी को तो 70 साल हो चुके हैं रिजर्वेशन पॉलिसी चालू लागू किए हुए, तो यहाँ पर तो ये 22% होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। इसका मतलब क्या बताता है कि सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन है, सिस्टम में कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है एससी एसटी ऑफिसर्स के साथ, और इसीलिए बार बार ये डिमांड करी जाती है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जाए। आई होप आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा इससे कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहना चाह रहा है, और ये जो पूरा इतिहास है मैंने आपसे डिस्कस किया अलग अलग केसेस का, तो आपको ये समझ में आया होगा। आप बताइए आपके अनुसार रिजर्वेशन के अंदर प्रमोशन होना चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो भी आप आंसर लिखते हैं उसका मुझे जस्टिफिकेशन चाहिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपका आंसर विथ पॉइंट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, क्लियर साफ शब्दों में होना चाहिए, और उसके साथ डेटा होना चाहिए, सही रीजन होने चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, इंतजार रहेगा, मैं आपके आंसर्स का वेट करूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।